हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी से रिलेटेड किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को तक देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर पीएचडी एडमिशन्स एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि आपका जो भी अपकमिंग आने वाला पीएचडी एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन और साइकोलॉजी का जो रिसर्च सेक्शन है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और 2 पार्ट हम लोग इसके पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आज का दिख रहा है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो इस क्वेश्चन है वो दोनों मीडियम में है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन व्हाट सिचुएशन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्टेड, यानी कि जो अन्वेषणात्मक शोध है वो किस परिस्थिति में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका टू एक्सप्लोर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण प्रभाव संबंध खोजने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है व्हेन देयर इज़ नो रिसर्च दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन दैट एरिया, जब उस क्षेत्र में कोई शोध ना किया गया हो। थर्ड ऑप्शन है आपका जब प्रयोगात्मक शोध करना संभव न हो, यानी व्हेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नॉट फिजिबल। और लास्ट ऑप्शन है जब एक शोध समस्या का अध्ययन अधिक स्पष्टता से ना हुआ हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है व्हेन देयर इज़ नो रिसर्च दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन दैट एरिया, यानी कि अन्वेषणात्मक शोध या एक्सप्लोरेटरी शोध कब किया जाता है? जब उस क्षेत्र में कोई शोध ना किया गया हो। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कैरीड आउट व्हेन अ टॉपिक नीड्स टू बी अंडरस्टैंड इन डेप्थ, स्पेशली इफ़ इट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब किया जाता है? जब किसी भी टॉपिक को बहुत ही गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, और स्पेशली कब? जब उस टॉपिक पर, उस समस्या पर पहले से कोई शोध ना हुई हो। द गोल ऑफ सच अ रिसर्च इज़ टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम एंड अराउंड इट एंड नॉट एक्चुअली डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम इट। इस शोध का मेन मकसद क्या होता है? उस समस्या का अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। कंक्लूज़न की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता है इस शोध का। कंक्लूज़न उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? समस्या का अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड व्हेन द टॉपिक और इशू इज़ न्यू एंड व्हेन डेटा इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट। और कब किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? जब टॉपिक नया हो, जैसे कि मैंने इस लाइन में बता दिया, हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, और जब डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा कठिन हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज फ्लेक्सिबल। देखिए इसका नेचर कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन एड्रेस रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइप्स। और जो रिसर्च के इन 3 प्रश्नों का उत्तर देता है, किसका किसका? व्हाट, व्हाई और हाउ, क्या, क्यों और कैसे का उत्तर किससे मिलता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मिलता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफन यूज टू जनरेट फॉर्मल हाइपोथेसिस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ हम लोग और कब करते हैं? जब हमें फॉर्मल हाइपोथेसिस बनानी होती है, तब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ हम लोग करते हैं। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है। प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। तो प्राइमरी रिसर्च के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे सर्वेज, पोल्स, इंटरव्यूज़, यानी टेक्निक्स। यहाँ पर देखिए बात हो रही कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी रिसर्च की बात करें तो प्राइमरी के लिए हम लोग सर्वे, पोल्स, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, ये यूज़ करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च की बात करें तो ऑनलाइन रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, द एम ऑफ कंडक्टिंग फंडामेंटल रिसर्च इज टू, यानी कि मौलिक शोध करने का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।
यानी कि समस्या का तत्कालिक समाधान खोजना। सेकंड है सिद्धांतों एवं नियमों को विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है लक्षित जनसंख्या पर परिणामों को लागू करना। और फोर्थ ऑप्शन है बड़ी जनसंख्या पर परिणामों को लागू करना। यानी कि द एम ऑफ कंडक्टिंग फंडामेंटल रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है डेवलप थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसका मेन काम होता है सिद्धांत एवं नियमों को विकसित करना। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और मौलिक शोध भी कहते हैं। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए फंडामेंटल रिसर्च का सबसे पहला काम क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। यानी ज्ञान के प्रति ज्ञान या ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज कौन करता है? बेसिक रिसर्च। अगला है आपका इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू डेवलप और इन्हांस थ्योरी। ये क्या करता है? थ्योरी को इन्हांस करने के लिए थ्योरी डेवलपमेंट का काम करता है, नियमों का निर्माण करता है। इट लीड्स टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि के लिए। इट टेक्स प्लेस इन अ स्टेराइल इन्वायरमेंट। इट इज़ कैरिड आउट फॉर अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स के बीच में थ्योरेटिकल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए भी, सैद्धांतिक संबंधों को समझने के लिए भी चरों के मध्य इसका उपयोग किया जाता है। इसका नेचर देखिए कैसा है? एक्सप्लेनेटरी नेचर होता है। इट इज़ एक्सप्लेनेटरी नेचर यानी विवरणात्मक प्रकृति का होता है बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट्स एप्लीकेशन मे और मे नॉट हैव एनी बीइंग और एनी एप्लीकेशन इन द इमीडिएट फ्यूचर और इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि इसका जो इस शोध की जो उपयोग है इन फ्यूचर रेफरेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, व्यवहारिकता की बात करें तो फ्यूचर रेफरेंस में हो भी सकती है लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। बेसिक रिसर्च लेज डाउन एंड फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड साइंस दैट फॉलोज। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक रिसर्च का। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोटिंग समवंस वर्क इन योर रिसर्च विदाउट एक्नॉलेजमेंट इज टर्मनेस। यानी कि बिना उचित आभारोक्ति के अपने शोध में किसी अन्य का कार्य उद्धृत करना क्या कहलाता है? यानी कि मान लीजिए आपने अपने शोध में आपने कहीं से किसी के कंटेंट को कॉपी कर लिया है लेकिन उसका आभारोक्ति नहीं दी है उसे, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये देखिए एक तरीके की अनएथिकल काम है और उसको हम लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं रिसर्च के फील्ड में। ऑप्शन है इसमें आपका अनएथिकल प्रैक्टिस इन रिसर्च, सेकंड है प्लेगरिज्म, थर्ड है डिसऑनेस्टी और फोर्थ है हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स। यानी कि शोध में नैतिक बुराई, साहित्यिक चोरी, बेईमानी या तथ्यों को छिपाना। तो देखिए जब हम किसी दूसरे के काम को अपने शोध में उसके बिना आभारोक्ति के डाल लेते हैं तो उसे हम लोग शोध की भाषा में प्लेगरिज्म बोलते हैं, साहित्यिक चोरी उसे कहा जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए कब हम कहेंगे कि कोई भी वर्क प्लेगराइज्ड है यानी प्लेगरिज्म का शिकार है तो इसका क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। पहला टर्निंग इन समवन एल्स वर्क्स एज योर ओन, यानी किसी दूसरे के काम को अपने शोध में अपना ही काम बताना, ये प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी कहलाता है। सेकंड है आपका कॉपिंग वर्ड्स और आइडियाज़ फ्रॉम समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, दूसरे के काम को अपने शोध में डाल लेना और उसे क्रेडिट ना देना, जिसका ये मूल काम होता है, ये साहित्यिक चोरी कहलाता है। थर्ड पॉइंट है आपका फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, यानी कि कोटेशन को कोटेशन मार्क्स के बिना पुट कर देना, ये साहित्यिक चोरी है। ठीक है। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, जो कोटेशन आपने अपने शोध में डाला है उसका राइट सोर्स की जानकारी ना देना भी प्लेगरिज्म का ही पार्ट है, प्लेगरिज्म कहलाएगा। थर्ड है आपका चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, आपने किसी दूसरे के काम को थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करके भी अपने में मेंशन कर लिया है अपनी शोध में और फिर भी उसको क्रेडिट नहीं दिया है, तो भी ये साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका कॉपिंग सो मैनी वर्ड्स और आइडियाज़ फ्रॉम अ सोर्स दैट इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क वेदर यू गिव क्रेडिट और नॉट, यानी कि दूसरे के काम को चाहे वो बल्क में हो चाहे थोड़ा सा हो, बिना उसको क्रेडिट दिए आपने कॉपी कर ली है, तो ये भी ये प्लेगरिज्म कहलाएगा। तो प्लेगरिज्म कहलाने की इतनी कंडीशंस थी, तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोर सुटेबल टू नो द कॉज ऑफ माल प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि क्या है
विद्यार्थियों की अनाचार के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का शोध अधिक उपयुक्त है? एक्शन रिसर्च, बी है बेसिक रिसर्च, सी है फंडामेंटल रिसर्च, डी है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्रियात्मक शोध। यानी कि स्टूडेंट्स की जो माल प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट्स है, इसको जानने का जो सबसे अच्छा शोध का तरीका है एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एक्शन रिसर्च देखिए है क्या माफ कीजिएगा। एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉड मूवमेंट दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग क्लासरूम, ड्यूरिंग स्कूल, उस पर जब कोई शिक्षक उस समस्या को लेकर उस पर रिसर्च या उस समस्या का हल खोजने की कोशिश करता है, तो वो एक्शन रिसर्च का एक पार्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू द आइडियाज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वेयर द टीचर बिकम रिसर्चर। ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होती है एक्शन रिसर्च जिसमें टीचर रिसर्चर बन जाता है और क्लासरूम में होने वाली समस्याओं को शॉर्ट आउट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स डेली स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, वो अब्सेंट रह रहा है अधिकतर, तो टीचर इस बात को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर एक पर्टिकुलर बच्चा क्लासरूम में क्यों अब्सेंट होता है, क्लासेस क्यों ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च और देखिए क्या है। एक्शन रिसर्च का जो साइकिल है, एक्शन रिसर्च एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग करने के बाद एक्टिंग करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करने के बाद रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग के बाद फिर से प्लानिंग। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है और ये चलता रहता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्शन रिसर्च टर्म है सबसे पहले एजुकेशन के फील्ड में स्टीफन एम कोरे द्वारा लाया गया था। एक्शन रिसर्च टर्म जो है एजुकेशन के फील्ड में किसने लाया था? स्टीफन एम कोरे ने लाया था। ठीक है, वैसे अगर हम एक्शन रिसर्च का जन्मदाता किसको मानते हैं? कर्ट लेविन को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, द स्टेप फॉलोड इन आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप इज कॉल्ड। यानी कि शोध में गैप जानने के लिए कौन जो चरण अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, थर्ड है एनालाइजिंग द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, फोर्थ ऑप्शन है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ बाय द रिसर्चर। यानी कि शोध में क्या गैप है उसको जानने में कौन सा चरण उपयुक्त होता है? शोध समस्या का चयन करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सिद्धांत एवं नियमों का विश्लेषण या शोधार्थी द्वारा विस्तृत अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहलाता है। यानी कि जब शोध में हमें गैप पता करना होता है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप, तो उस स्टेप को हम लोग कहते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के दौरान ही हम लोग शोध में गैप पता कर पाते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं, साहित्य सर्वेक्षण क्यों करते हैं रिसर्च में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस है? प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। यानी कि उस सोच से संबंधित जो वर्तमान लिटरेचर प्रेजेंट हैं उसके बारे में जानने में मदद करता है। सेकंड है ब्रिंग्स आउट द डायलेक्ट्स ऑफ कंट्राडिक्शंस बिटवीन वेरियस थॉट्स। जो सोच विचार हैं उस टॉपिक से संबंधित उसके बारे में पता चलता है। थर्ड है आपका हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उस समस्या से संबंधित उसको जानने में मदद करता है। फोर्थ है आपका रिसर्च गैप्स स्क्रूटनाइज्ड इनिशियली आर फर्दर एक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट है ऑप्शन इंडिकेट्स द करेक्ट रिसर्च प्लेस इन द स्कीमा ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। और लास्ट है आपका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर रिलीवेंसी एंड कोहेरेंसी। तो ये लिटरेचर रिव्यू का जो है इम्पॉर्टेंस था। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत कर देना किसका उदाहरण है? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, रैंडम सैम्पलिंग एरर या सिस्टमैटिक एरर। तो देखिए जो ट्रू नल हाइपोथेसिस होती है, क्वेश्चन का मतलब ये है नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो किस एरर का एग्जाम्पल होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये टाइप 1 एरर का एग्जाम्पल होता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसके बाद भी रिजेक्ट कर दी जा रही है, तो ये टाइप 1 एरर कहलाता है। सबसे पहले टाइप 1 एरर समझने के लिए ये समझना जरूरी नल हाइपोथेसिस है क्या। तो देखिए नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस ऑलवेज प्रेडिक्ट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। यानी कि नल हाइपोथेसिस ये बताता है कि दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं है।
ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस होता है। यानी हर रिसर्चर देखिए क्या चाहता है, द रिसर्चर विशेस टू डिसअप्रूव दिस हाइपोथेसिस, और हर एक रिसर्चर ये चाहता है कि उसने जो नल हाइपोथेसिस बनी है वो ऑलवेज रिजेक्ट हो जाए, उसकी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट हो जाए। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एच नॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, जैसे एक एग्जाम्पल है कि स्मोकिंग और कैंसर के बीच में कोई सहसंबंध नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है भाई। इस जैसे जैसे आप स्मोकिंग की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल में। लेकिन यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या है कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये नल हाइपोथेसिस है। अब अगर हम बात करें तो इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्शन ऑफ एन एक्चुअली ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाई थी देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड आपका कैंसर, तो ये ट्रू नल ये जो नल हाइपोथेसिस थी ये मान लीजिए ट्रू है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये टाइप 1 एरर कहलाता है। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, फॉल्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉल्स 1 पॉजिटिव हम किसे कहते हैं। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाती है तो इसे हम लोग फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड, यानी कि एक इनोसेंट पर्सन जो है कन्विक्ट किया गया है। बल्कि टाइप 2 एरर क्या है आपका, टाइप 2 एरर कब होता है, जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो ये टाइप 2 एरर कहलाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव। और इसका एग्जांपल है अ गिल्टी पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड, यानी गिल्टी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया गया। तो टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर को और थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर भी डाल रखा है, देखिए। नल हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है उसे, ठीक है, तो ये करेक्ट कंक्लूजन निकलेगा, सही है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप 1 एरर हो गया। क्यों, क्योंकि आपने रिजेक्ट और ट्रू नल हाइपोथेसिस। अब सेकंड देखिए क्या है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो ये करेक्ट कंक्लूजन होगा। तो ये जो ग्रीन वाला है ये करेक्ट कंक्लूजन है, यानी इस कंडीशन में अगर आप डिसीजन ले रहे हैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या सेलेक्ट करने का तो ये सही डिसीजन होगा, और ये डिसीजन ले रहे हैं तो ये गलत डिसीजन होगा। तो ये नल हाइपोथेसिस के लिए था। साथ ही साथ शॉर्ट में अगर हम बात करें, टाइप 1 एरर, द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज रिजेक्टेड, ठीक है। और टाइप 2 एरर, द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट इज एक्सेप्टेड, शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज पॉसिबल व्हेन द इन्वेस्टिगेटर, यानी साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन संभव है, कब संभव है, जब शोधार्थी को क्या पता हो, नोज द एरिया ऑफ रिसर्च, यानी शोध का क्षेत्र जानता है। सेकंड ऑप्शन, डिफाइंस द साइज ऑफ सैंपल, जब प्रतिदर्श के आकार को परिभाषित करता है। थर्ड है, लिस्ट ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को सूचीबद्ध करता है। और फोर्थ है, डिफाइंस द पॉपुलेशन, जब जनसंख्या को परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है डिफाइंस द पॉपुलेशन। यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब पॉसिबल है, जब हमें ये पता हो कि पॉपुलेशन कितना है। अब देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का सबसे पहले हमें क्राइटेरिया बना लेना होता है। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के 1000 बच्चों पे हमें कोई रिसर्च करनी है, तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, 1000 है। और उसके बाद सैंपल्स जो सेलेक्ट करना है, मान लीजिए 1000 में से 100 बच्चों का सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जब तक हमें पॉपुलेशन के बारे में डेफिनेशन नहीं होगा, जब पॉपुलेशन को जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तब तक पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो होता क्या है, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, ठीक है, यानी कि सैंपल्स को चुने जाने की जो प्रायिकता होती है एक समान होती है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, और इंडिपेंडेंसी होती है, किसी भी सैंपल को चुने जाने की जो प्रायिकता होती है स्वतंत्र होती है, किसी एक सैंपल दूसरे सैंपल पर चुने जाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है। तो ये था आपका, इसका राइट आंसर क्या है, डिफाइंस द पॉपुलेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड टेस्ट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट,
यानी कि एक मानकीकृत परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, वैलिडिटी होती है, यूजेबिलिटी होती है, नॉर्म होता है। तो देखिए अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, ये सारी विशेषताएं होती हैं, रिलायबिलिटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, यूजेबिलिटी भी होती है, नॉर्म्स भी होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीएचडी एडमिशन में पूछा गया था इग्नू के, तो ये क्वेश्चन का इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की ये बात हो रही है यहाँ पर किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो वो होता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। यानी कि किसी भी टेस्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, नॉर्म्स तो होते ही होते हैं। अब रिलायबिलिटी जानते हैं होता क्या है, तो रिलायबिलिटी का देखिए जो संबंध होता है कंसिस्टेंसी से होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? कोई भी टेस्ट आपने कुछ बच्चों पर अप्लाई किया और 14 दिन बाद फिर से उन्हीं बच्चों पर वही टेस्ट अप्लाई किया, तो दोनों के बीच का जो स्कोर आ रहा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, सेम स्कोर आना चाहिए। तो क्या ये कहलाया जाएगा कि आपका टेस्ट जो है कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में थोड़ा सा मैंने माइनर डिफरेंस भी यहाँ पर दिखाया है आपके सामने कि जो रिलायबिलिटी का संबंध है वो कंसिस्टेंसी से है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि एक ही टेस्ट 2 बार या 2 से अधिक बार जब आप बच्चों पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्कोर चेंज ना हो, स्कोर जो है हर बार सेम आए। वैलिडिटी का संबंध किससे है? वैलिडिटी का संबंध आपका है एक्सटर्नल क्राइटेरिया से। यानी कि जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी का काम है टाइम देखना, और घड़ी टाइम देखने के लिए टेम्परेचर बताने लगे तो वो घड़ी जो है वैलिड नहीं कहलाएगी। देखिए वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी एक सापेक्ष पद है, ये समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी क्या है? ये फिक्स रहती है। आगे अगर हम बात करें मेजर वेदर द टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट एट इट्स आउटकम, जैसा कि मैंने बताया कंसिस्टेंसी रिलेटेड है, मतलब ये नापता है रिलायबिलिटी कि टेस्ट जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, और वैलिडिटी क्या है? जिस एम के लिए बनाया गया है वही एम फाइंड कर रहा है आपका टेस्ट, तो वैलिड कहलाएगा। देयर आर 2 टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। यहाँ पर बात करें देयर आर 2 टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। लेकिन नॉर्म्स क्या होते हैं? रॉ स्कोर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड अनमोडिफाइड अकाउंटिंग ऑफ परफॉर्मेंस। नॉर्म्स क्या है? टेस्ट परफॉर्मेंस डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स दैट आर डिजाइंड। ठीक है, तो ये नॉर्म्स हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेटिंग स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी रेटिंग स्केल क्यों यूज़ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों की अभिक्षमता नापने के लिए, अभिवृत्ति नापने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए। फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिमत्ता। तो देखिए जिसका जो राइट आंसर है एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी रेटिंग स्केल का यूज़ हम लोग बच्चों की अभिवृत्ति जानने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की अभिवृत्ति गणित पढ़ने में है या नहीं है, गणित के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, संस्कृत के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, इंग्लिश के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है, या पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति उसका एटीट्यूड क्या है। यानी कि बच्चों के एटीट्यूड जानने के लिए हम लोग रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं। रेटिंग स्केल की बात करें तो देखिए रेटिंग स्केल होता क्या है? रेटिंग स्केल इज ए क्लोज्ड एंडेड सर्वे क्वेश्चन। ये क्लोज एंडेड सर्वे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे क्या मेजर किया जाता है? टू एवेल्युएट हाउ सर्वे रिस्पॉन्डर्स फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्टेटमेंट। यानी कोई भी विद्यार्थी, कोई भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट या स्टेटमेंट के प्रति कैसा अनुभव करता है, कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए रेटिंग स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्डर्स आर टिपिकली आस्क्ड टू चूज़ फ्रॉम अ रेंज ऑफ ऑप्शंस विच आर स्केल्ड बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स लाइक और टेरिबल। यानी कि एक रेटिंग दी जाती है, जैसे 5 पॉइंट स्केल हो गया, 7 पॉइंट स्केल हो गया, 11 पॉइंट स्केल हो गया, उस पर जो है रेट किया जाता है आइटम्स को। ये एक तरीका है। तो जैसे कि लीकर्ट स्केल आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एटीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए है। इस टाइप के कई भी स्केल्स हैं जो कि बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड इन मेंटल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानसिक मापन में कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपका पहला नॉमिनल स्केल यूज़ किया जाता है, सेकंड है ऑर्डिनल स्केल यूज़ किया जाता है, थर्ड है इंटरवल स्केल और फोर्थ है रेशियो स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर है इंटरवल स्केल। यानी कि जब भी हम मेंटल मेजरमेंट करते हैं, मेंटल मेजरमेंट का मतलब क्या है? हम IQ मेज़र कर रहे हैं, हम रेंज दे रहे हैं, EQ मेज़र कर रहे हैं, तो इस टाइप में क्या होता है? हम इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहता हूँ, ये जो देखिए यहाँ पर मैंने स्केल दे रखे हैं, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल और रेशियो लेवल। प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ देखिए, नॉर्मल लेवल स्केल जो होता है, नॉमिनल स्केल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है और ऑर्डरलेस होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है 0 या 1, फेल या पास। यानी कि जब हम
आइटम्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, फेल या पास, जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, तो उस केस में ये हमारा कहलाता है नॉमिनल स्केल। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आगे वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज और मोड इसमें यूज़ किया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज या मोड की बात करें तो ये नॉमिनल लेवल स्केल के हैं। ग्राफ क्या है, बार या पाई ग्राफ यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनल लेवल की बात करें तो ऑर्डरिंग करना, चीज़ों को रैंक देना, जब 1 2 3 4 इस टाइप का रैंक देना। ऑर्डरिंग, ऑर्डर्ड, कैटेगराइज, कंपैरिजन, इसका जो एग्जांपल है देखिए, जैसे लीकर्ट स्केल, ये पूछा जा सकता है कि लीकर्ट स्केल्स आपका किस पे बेस्ड है, तो ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट पे बेस्ड है। ग्रेड्स ऑन एन एग्ज़ाम, और जो बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप का। इसमें स्टैटिक्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग ऑर्डिनल लेवल पे, देखिए फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़रूर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसीज, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, ये सब ऑर्डिनल लेवल के स्टैटिस्टिक्स हैं। ग्राफ क्या है, बार, पाई, स्टेम एंड लीफ। आगे अगर हम बात करें इंटरवल स्केल, ये क्या करता है, ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड वैल्यूज़ हैव मीनिंग। इसमें क्या है देखिए एग्जांपल्स, डिग्री, फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस, सम लिकर्ट स्केल भी इसके एग्जांपल हैं। और इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या क्या आ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी, मोड, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे आ जाते हैं। यानी कि जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं तो इंटरवल स्केल कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है इसमें। रेशियो की बात करें तो रेशियो स्केल क्या है, कॉन्टिन्यूस बेस्ड होता है। ठीक है, ट्रू जीरो अलाउज रेशियो स्टेटमेंट्स, ट्रू जीरो इसमें होता है, ये याद रखिएगा, यानी किसी भी सीट की लंबाई 0 से 1 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी 0 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अलाउज रेशियो स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल $100 इज ट्वाइस एज मच एज $50, जैसे 50 रुपये 100 रुपये से दुगना है। तो इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, मनी, वेट। और अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की बात करें तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें यूज़ करते हैं। और ग्राफ्स की बात करें तो हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट जो है ग्राफ इसमें यूज़ होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर इस किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ अगर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन और पीएचडी एडमिशन्स के रिसर्च के क्वेश्चंस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करिए। यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट जाएगी हर कंटेंट से रिलेटेड, जैसे यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, पीएचडी एडमिशन्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन पड़ी हुई हैं, न्यू जॉब्स वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो पड़े हुए हैं, करंट अफेयर से लेके एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जेआरएफ, साथ ही साथ बात करें यूजीसी से रिलेटेड न्यू अपडेट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड्स, पीजीटी साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर पेपर, पीजीटी साइकोलॉजी कंटेंट, यूजीसी नेट एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी सारे कंटेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिए, आपको सारे कंटेंट अच्छे लगेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।